Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Dinesh Kumar Ratnani, a senior consultant neurosurgeon, JP Hospital, Noida. So let's welcome him. So Dr. Dinesh, welcome to your show. Namaskar. हेलो डीजी जी। Sir, as you are a neurosurgeon, so जब हम न्यूरो की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं एंड इनफैक्ट जब मुझे पता लगा था कि मुझे आपको इंटरव्यू करना है तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक छोटे से और कॉमन चीज़ से स्टार्ट करते हैं। हेडेक, सिर दर्द। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप ही बता सकते हैं कि ये छोटी है या बहुत बड़ी चीज है, और कैसे ये सिर दर्द दिमाग में इस तरीके से बस जाता है कि हमें सर्जरी की नौबत आनी करनी पड़ जाती है। सो प्लीज एक्सप्लेन। देखिए डीजी जी, ऐसा है कि ये हेडेक काफ़ी कॉमन बीमारी है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक नहीं होती है। अगर हम हेडेक्स को देखें तो टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन काफ़ी कॉमन टाइप के हेडेक्स होते हैं जो कि काफ़ी प्रेवलेंट है। हमारी ओपीडीज़ में भी जो केसेस आते हैं, मेजॉरिटी जो हेडेक लेके आते हैं वो टेंशन हेडेक या माइग्रेन ही रहते हैं। बट हेडेक्स के साथ अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे एसोसिएटेड हैं तो कुछ उसमें हाई अलर्ट या अलार्मिंग सिग्नल्स होते हैं जिसमें कि हमको एम्फेसिस देना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए। सिम्टम्स की बात आप कर रहे हैं, हम इस पे बात में आते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि सिर दर्द कई तरीके से होते हैं और आजकल बहुत आम बात हो गई है ये चीज। लेकिन सिर दर्द को हम इग्नोर भी कर देते हैं कई बार ये बोल के कि गैस हो रही है सिर में, या खाना नहीं खाया है, या आपका शेड्यूल है थोड़ा चेंज वगैरह हुआ है, सिर पे धूप लग गई। बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो सिम्टम्स से पहले ये जानना चाहूंगी, क्या ऐसा कुछ भी है, गैस्ट्रिक इश्यूज या स्केड्यूल्स चेंज, तो क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि आजकल हमारी जो जीवन पद्धति है काफ़ी स्ट्रेस वाली हो चुकी है, बिल्कुल। भाग दौड़ वाली है। तो अमूमन मैं ये मान के चलता हूँ कि टेंशन तो एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है ही है। ट्रू। ठीक है ना। इस टेंशन वाली लाइफ में हमें ये समझना है कि अगर कोई हेडेक बहुत ज़्यादा हमारे साथ, जैसे हम स्ट्रेस हेडेक को अगर देखें या टेंशन हेडेक को देखें, तो ये एक बैंड लाइक सेंसेशन की तरह काम करता है जो कि हमारे बैक में और टेम्पल रीजन में हैवीनेस करके प्रेजेंट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आदमी, जैसे ही कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आया स्ट्रेस वाला या डे टू डे एक्टिविटी में कोई ऐसा फैमिली में कोई घटना हो जाती है या ऑफिस का कोई डेडलाइन नहीं हुआ या कोई और काम है, चाहे पढ़ाई का टेंशन या स्ट्रेस, इस टाइप्स की कंडीशंस में ये हेडेक काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। एंड ये अक्सर रिपीटेडली आता है, थोड़े टाइम के लिए फिर ठीक रहता है, वो फिर आता रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इनिशियली डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया जाता है, खुद ही आदमी ये सोच लेता है कि कुछ दवाई खा लेते हैं, कुछ गोली खा लेते हैं। पेन किलर एंड बेसिकली, या हाँ, एंड पेन किलर्स वगैरह खा के आदमी कोशिश करता है कि नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में एक और चीज़ होती है, कई बार हमने ये देखा है कि आईज में उनकी फोकसिंग में या रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से पढ़ाई की उन लोगों को टेंशन रहता है, रिफ्रैक्टिव एरर उनको होता है। तो वो जब पढ़ रहे होते हैं तो आई एडजस्ट नहीं कर पा रही होती हैं, उसकी वजह से भी हेडेक रहता है। एंड साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि हमें कब अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई भी हेडेक हमारे साथ कंटिन्यूस बन रहा है, परसिस्टेंट रह रहा है, या वो किसी आई में हमारी ब्लरिंग कर रहा है, विजन हमारे इम्पेयर कर रहा है, या कहीं पे भी हाथ या पाँव में कहीं वीकनेस आ रही है, किसी भी पैर में कोई झंझनाहट या हाथ में कोई दौरा जैसे कोई सडन जर्क्स वगैरह आते हैं जिसको कि हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन रहने की वजह से, या फिर अगर हेडेक के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ड्राउजीनेस भी आ रही है जिसमें कि जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्स कम करने लगता है, आप उनसे जवाब पूछते हो तो वो अटेंडेंट्स बताते हैं कि ज़्यादातर टाइम सोते रहते हैं, या फिर डे टू डे एक्टिविटी में जैसे हम वॉक कर रहे हैं और पेशेंट बोलता है कि इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर पहले जो मरीज था बिल्कुल सही, उसकी मेमोरी वगैरह चल रही थी, उसकी मेमोरी कैलकुलेशन इन सब में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाता है।
तो ऐसे सारे कंडीशंस में हम लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए, हम लोगों को उस हेडेक को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो क्या तरीका होता है अगर हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं और अलर्टिंग जो आपने चीज़ बताई है चीज़ होती है, तो हमें किस तरीके से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या कुछ हमें इनिशियल टाइम मेरा स्टेप लेना मेरा चाहिए? एडवाइस ये रहेगा, ऐसा कोई भी सिम्टम्स मिलता है तो आपको बहुत अर्जेंटली नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल एमआरआई और सीटी वट एवर इज रेडिली अवेलेबल वो करा के देखना चाहिए कि ब्रेन के अंदर में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी कोई ब्लीड या कोई नया ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन गई है जिसकी जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड कई बार पिट्यूटरी एडिनोमा होता है जो कि हमारे विजन पे इम्पेयरमेंट डालता है और हेडेक कर रहा होता है, एंड ट्यूमर थोड़ा डेप्थ में होता है तो एमआरआई से ही अच्छा पता चल पाता है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स आता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई एक मैंडेटरी रहता है। एक बेसलाइन सीटी करने के बाद अगर हमें दिख जाता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन वी कैन बी बिट रिलैक्स कि नो इट कैन बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डे टू डे एक्टिविटी और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेस हेडेक और द माइग्रेन हेडेक। ओके। कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इस छोटी सी चीज को बड़ी बनने में? आई मीन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई इंसान सिर दर्द की वजह से ब्रेन में ऐसी चीजें हो रही हैं आगे चल के, तो कितना टाइम लगता है और एक पेशेंट के पास कितना टाइम बचता है? आई मीन अगर इनिशियल टाइम में इलाज हो जाता है तो बट ऑफ कोर्स है सेफर फॉर देम, और नहीं होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए डेजी जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर ये हेडेक जो हम लोग क्लासिकली एनोरिज्म में डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत ही, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि सीवियर काइंड ऑफ अ हेडेक, वो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसकी लाइफ का सबसे खतरनाक सर दर्द था, उसने आज तक कभी ऐसा सर दर्द महसूस ही नहीं किया। ऐसा वाला जो हेडेक होता है, हमारे ब्रेन में एनोरिज्म नाम की एक चीज़ होती है जिसमें कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेटिंग वेसल्स होती हैं उसमें गुब्बारा बन जाता है और वो रप्चर कर जाता है। ओके। एनोरिज्म रप्चर की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी एंड यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। तो किसी भी बंदे को इतना सीवियर हेडेक है जो कि उसने आज तक कभी एक महसूस ही नहीं किया, सो इज एन डायर इमरजेंसी। और कोई हेडेक किसी भी ड्राउजीनेस या ऑल्टर्ड सेंसोरियम के साथ आ रहा है तो एकदम से इमीडिएट रश करना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ। अदरवाइज you can wait for 1 or 2 days, you can still give some chance, and अगर ये हेडेक परसिस्ट करता है कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक तो फिर आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार हम लोग नॉर्मल हेडेक्स भी हो जाता है जो कि 1-2 दिन में अपने से भी ठीक हो जाता है या दवाई से भी ठीक हो जाता है। सो अगर कोई हेडेक बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है 3-4 डेज, इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई डेफिसिट नहीं है तो आई विल एडवाइज कि एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डेफिनेटली। कई बार रीजन हो सकता है सर्वाइकल पेन की वजह से भी हेडेक होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सर्वाइकल की वजह से जो माइंड में वाइब्रेशन होते हैं, तो इज दिस अ डेंजरस थिंग? नहीं, इसको हम डेंजरस तो नहीं कहेंगे, लेकिन सर्वाइकल की वजह से जो हेडेक होता है ये हमारी एक मसल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियस। तो जब हमारी एक पर्टिकुलर पोस्चर में रहती है ट्रेपीजियस मसल तो ये मसल स्पैज़म में चली जाती है और उसकी वजह से ये काफ़ी हेडेक कॉमनली करती है। सो आई वुड से कि इसमें बेस्ट जो रहता है थोड़ा सा पेन किलर एंड मसल रिलैक्सेंट अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी, इट गिव्स अ गुड थिंग। माइंड में इसका कोई ब्रेन माइंड के में लिए एज कोई सच आई आई कोई आई इशू आई वाली डोंट चीज नहीं कंसिडर, है नहीं इन नहीं फ्यूचर? नहीं नहीं, आई नहीं, ऐसा नहीं है, माइंड में ऐसा फीचर वाली कोई ओके। चीज़ नहीं सर्वाइकल एक के लिए। और चीज है जो ब्रेन से रिलेटेड बहुत कॉमन है, स्ट्रोक्स पड़ने, दौरे पड़ने, या मिर्गी किसी को आना पड़ना। सो कई लोग उसको ना बहुत गलत तरीके से देखते हैं कि ये ऐसी बहुत अजीब सी बीमारी है। बीमारी ना बना के उसे ऐसे टर्म्स दे देते हैं कि एक हीन भावना उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फील हो जाती है सामने वाले इंसान के अंदर जिसके अंदर है। तो आपसे एग्जैक्ट मतलब जानना चाहूंगी कि क्या है और क्या ये ट्रीटेबल है लाइफ में? देखिए डेजी जी, जो सीजर एंड स्ट्रोक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पहले हम सीजर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सीजर्स एक जो मिर्गी का दौरा या एपिलेप्सी हम लोग
काफ़ी कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें एबनॉर्मल सडन जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो एक सडन आउटबर्स्ट करते हैं, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है जिसमें सडन फायरिंग शुरू हो जाती है। उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बॉडी में हमारे रिपल्शन देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द हैंड, लेग, या कहीं एकदम से बॉडी की टोन बढ़ जाएगी या कुछ चीज़ ऐसे हो जाएगी। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मुंह से झाग बनने लगता है, ये सारा चीज़। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस एपिलेप्सी और यू कैन से सीजर्स। इसको बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में देखना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका एमआरआई बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल आता है ऐसे पेशेंट्स का, और इसका कोई कारण नहीं होता, इडियोपैथिक होता है। और कई बार केसेस में ये देखा गया है कि कोई हमारा ब्रेन ट्यूमर है या कोई ब्लड क्लॉट है, या कई बार एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है, एनसीसी जो कीड़ा होता है उसका अंडा वहाँ पहुँच जाता है, उसकी वजह से इरिटेशन होता है ब्रेन में, या कभी चोट लगी हुई हो उसकी वजह से स्कारिंग हो जाती है कॉर्टेक्स में, तो उसकी इन सब रीजंस की वजह से दौरे आने का चांस रहता है। बट जैसे जैसे हमारे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुआ है और जो हमारे पास दवाइयाँ धीरे धीरे आ गई हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये एपिलेप्सी सीजर्स को हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, एंड द सक्सेस रेट इज इन द रेंज ऑफ समवेयर 80 to 90 और मे बी 95%। कुछ केसेस में सिंगल दवाई से ही कंट्रोल आ जाता है, कुछ रेजिस्टेंट केसेस में जिसमें एक दवाई से कंट्रोल नहीं आ रहा होता है, हमें 2 या 3 दवाई भी ऐड करनी पड़ती हैं। और आजकल जो ड्रग्स आ गई हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी कम हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एपिलेप्सी की वजह से बहुत घबराने की बात है। इसको एक नॉर्मल ही कंसिडर करना ट्रीटेबल चाहिए। है ये। ये ट्रीटेबल है, वेरी मच ट्रीटेबल है, अनटिल अनलेस वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि कुछ देर आर कंडीशन इन विच देर आर रेजिस्टेंट एपिलेप्सी जो कि नहीं ठीक होते, तो बट उनके जैसा आपने चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 2 to 5% ही होते हैं। आई स्टिल फील कि 95% ये सारा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, इसको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको हाँ विजिलेंट और अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी दवाई वगैरह नहीं मिस करनी है, आपको रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना है, एंड आपको कितना टाइम लगता है सर इसे ट्रीट करने में कि और कौन से टाइम में, मतलब कई बार होता है कि बहुत डिले हो जाता है, हम इग्नोर करते हैं, लाइक पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है कि इसका इलाज भी है। सो उस सिचुएशन में कितना टाइम लगता है कि पेशेंट कब आपके पास आए और आप उस वक्त उसकी सर्जरी करके वो ठीक कर सकते हैं? हर स्टेज में उसकी सर्जरी ही की जाती है? जो एपिलेप्सी हैं, जो सीजर्स हैं, उसमें सर्जरी का रोल थोड़ा सा लिमिटेड है, सारे केसेस में सर्जरी नहीं हो सकती। एक तो जैसे मैंने बताया कि कई बार एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल ही होता है। अगर हमें कहीं कोई ट्यूमर मिल रहा है या कहीं कोई ऐसा रीजन मिल रहा है जिसकी वजह से हम इसको हटाएं, और ट्यूमर और वो हमारा दौरा, इसमें हम लोग एक चीज़ और करते हैं, एक तो एक एमआरआई करते हैं, इसके साथ में एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ईईजी। ईईजी इज बेसिकली इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, जिसमें कि हम लोग पूरे ब्रेन की मैपिंग रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमारा एमआरआई और हमारा ईईजी दोनों एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, एमआरआई में जहाँ पे लीजन आया और जब हमने ईईजी करी और हमको दिखा कि ये ईईजी भी सजेस्ट कर रहा है कि राइट फ्रंटल या राइट टेम्पोरल या राइट पैराइटल इसी जगह से दौरा आ रहा है, और एमआरआई में भी वही पिक्चर दिख रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकॉर्डेंट लीजन। कॉनकॉर्ड लीजन में अगर हम सर्जरी करते हैं और उसको हम लोग निकाल देते हैं उस लीजन को, तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे ही एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियल टेम्पोरल लोब स्क्लेरोसिस, तो उसमें भी सर्जरी का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसके अलावा सर्जरी का आजकल डीबीएस करके एक सर्जरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, उसमें भी इलेक्ट्रोड्स को, अगर हम डीप सीटेड इलेक्ट्रोड्स को एक्टिवेट करने से ये दौरे रुकने का चांसेस रहता है। अगर बच्चों के अंदर ये मिर्गी बहुत ज़्यादा आती है, समटाइम्स देखा स्कूल में बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कई बार मुंह से झाग आने लग जाता है। तो इनिशियल टाइम में तो सब ये कहते हैं कि धूप में बच्चा बहुत खेला है, बच्चा बहुत एक्टिव रहा है, सो इस वजह से हो रहा है, लेकिन माइट भी वो उसके लिए बहुत आगे की टाइम निकल गई हो, इनिशियल टाइम में पेरेंट्स ने भी ऐसे इग्नोर कर दिया हो,
सो बच्चों की भी सर्जरी क्या करके ठीक की जाती है? बच्चों की भी सर्जरी की जाती है? पहले तो मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं होता कि बच्चा धूप में ज़्यादा खेल गया तो इसकी वजह से सीजर्स हो गए, ये ऐसा नहीं है। ये बस एक किसी भी बच्चे में नॉर्मली में भी हो सकता है, हाँ। जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिक भी हो सकता है, बिल्कुल। ओके। बट उसका मेन रीजन यही है कि सडन फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, जो विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट इसका धूप में खेलने से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। इग्नोरेंस होती है ना, वो हाँ, इसको इग्नोरेंस है बस वो। एक बाई चांस वाली बात है हाँ कि हाँ 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 बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, हाँ हाँ। बट ब्रेन में कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब बच्चा बर्थ हुआ तो उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी रही, या ओके। फिर बर्थ के टाइम पे जब डिलीवरी में डिले होता है तो हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है ब्रेन को, जिसकी वजह से दौरे आने का चांस रहता है। तो उस वक्त पेडियाट्रिक नहीं बताता है क्या वो पेरेंट्स को? वो बच्चा जब शुरू में छोटा होता है तब वो पता नहीं चल पाता, कई बार लेट स्टेज पे ही पता चलता है। ओके। कई बार बचपन में भी आ जाते हैं, बिल्कुल जब छोटा बच्चा होता है। कई बार उसके इफेक्ट से बाद में भी दौरे आते हैं। और बच्चों में ज़्यादा कॉमनली ये देखा गया है कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके एक कीड़ा होता है कि जो कि ब्रेन में सर में उसका अंडा चला जाता है, जिसकी वजह से ये दौरे आने का चांस इसकी रहता कोई है। वैक्सीन नहीं है कि ऐसा हो ही ना? नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है इन इन अनफॉर्चुनेटली। फ्यूचर क्या प्लान हो सकता है इस टाइप के कुछ? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई बट डोंट थिंक सो। इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर हमें पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें पहले प्रिकॉशन नहीं लेना चाहिए क्या? I mean, वेल, बच्चों में एक और टाइप का एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में ये रहता है कि बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ रहा होता है एंड कुछ सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल एक ऐसे स्टेज में चला जाता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। एंड पेरेंट्स ज़्यादातर कंप्लेंट्स करते हैं या टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि ना वो आपका बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा है, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, पूरी क्लास को पता होता है, उस बच्चे को पता नहीं होता। उसमें उस बच्चे की गलती नहीं होती, वो उतने सेकंड्स के लिए एब्सेंट सीजर में चला जाता है, और ये ओह, एब्सेंट सीजर इट्स अ रिकरेंट काइंड आते ऑफ हैं। डिजीज। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज। ओके। हाँ, तो वो कुछ सेकंड्स के लिए एक एब्सेंस वाली फेज में चला जाता है। एंड इसका अगर हम टाइमली और मेडिकली ट्रीट करें तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। एंड बच्चों में ये देखा गया है कि विद द हेल्प ऑफ द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, एंड दे डू वेरी गुड इन देयर अ स्टडीज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारे ऑडियंस के लिए जो आपने अभी गाइड की, क्योंकि हम बच्चों को पिटाई भी उनकी इसलिए करते हैं कि आप क्लास में नहीं ध्यान दे रहे हो, तो टीचर्स को भी इस हाँ, चीज को समझना चाहिए एंड हाँ, पेरेंट्स को अवेयर ये कर। संभावना हो सकती है। ये संभावना हो सकती है कि उस बच्चे को एब्सेंस सीजर्स आ रहे हों और हम अननेसरी उसे ब्लेम कर रहे हों, वो बच्चे को तो पता ही नहीं चल रहा हो। आगे जाके इससे कुछ गलत चीजें भी हो सकती है, माइंड के लिए मेजर इश्यूज हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेजर इश्यूज रहेंगे, बट परफॉर्मेंस एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है दैट कैन कॉज फ्यू थिंग्स इन माइंड द के लिए कोई ऐसा? माइंड के लिए। तो देखिए, जो माइंड में जो बनावट है या जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। ब्रेन हमारा तो नॉर्मल वर्क करेगा आगे ब्रेन चल के? नॉर्मल वर्क करेगा। ओके। ब्रेन हैमरेज भी बहुत सुनने में आता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानना चाहूंगे। जो आपने डिजीज में से पहले पूछा था कि स्ट्रोक, तो जो हम लोग स्ट्रोक बताते हैं, स्ट्रोक दो टाइप का होता है। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें कि हमारे पास ब्रेन की सप्लाई बंद हो जाती है। ओके। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में जो वेसल ब्रेन को सप्लाई कर रही है उसमें रप्चर हो जाता है, वो और वो एक हेमेटोमा या ब्लड वहाँ पे लोकली चला जाता है, जिसको हम लोग आईसीएच भी बोलते हैं। तो ब्रेन हेमरेज इज काइंड ऑफ अ स्ट्रोक विच इज हेमरेजिक इन नेचर। बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जो इस्चेमिक स्ट्रोक हैं उससे भी हम लोगों को काफ़ी अलर्ट रहना चाहिए। रीज़न इज़ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि हम प्रिवेंटेबल हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम उनको मॉडिफाई करें तो हम अपने इस्चेमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक को ज़ीरो तो नहीं कर सकते, बट हाँ अपने ध्यान से हम उसको काफ़ी कम कर सकते हैं। तो जैसा आपने भी बताया कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम कम कर सकते हैं एंड वो हमें पता नहीं होती, तो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले मैं एम्फेसिस करूंगा हेमरेज के लिए हाइपरटेंशन को। जो ओके। ब्लड प्रेशर, जो हम लोग बीपी वाली जो चीज़ सुनते हैं, जो हाई बीपी होता है, हाई बीपी इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर द ब्रेन हेमरेज। ओ। तो
कोई भी जना है जिसको कि बीपी की कोई फैमिली हिस्ट्री है या उनको अपने से लगता है, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीपी का कंट्रोल रहें और अपने डॉक्टर के टच में रहें। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है दिस स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। ओके। सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, lack of exercise, all these things are highly responsible for the stroke. And then सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सर इसके, अगर हमें पता करना हो तो? क्योंकि जैसे हम दिमाग को लेके या ब्रेन को लेके बहुत अवेयर रहते हैं, सो कॉल्ड, इट्स नॉट कि हम रहते हैं, इट जस्ट लोगों को लगता है कि लगता है हम कि रहते हैं, हाँ। लेकिन हम सबसे ज्यादा इग्नोर इसी चीज को करते हैं। सो सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं? पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको और बता दूं कि डेफिनेटली। हेमरेजिक स्ट्रोक जो हमारा डिस्कस हो रहा था, एक बीपी एक कॉज है। इसके अलावा कई बार हमारे बॉडी में बनावट में ही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एनोरिज्म हो गया, एवीएम हो गया, या कई बार माइनर स्ट्रोक्स या ट्रॉमा हो गया। तो ये सब भी रीजंस रहते हैं हेमरेज के, ब्रेन हेमरेज होने के। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कई बार पेशेंट्स जो होते हैं वो हार्ट की वजह से एंटीकोगुलेंट्स पे होते हैं या खून पतला करने वाली दवाई पे होते हैं। जैसे किसी इंसान को पास में हार्ट अटैक हुआ है तो उनको इकोस्प्रिन वाली दवाई चल रही होती है, किसी को वेल्व रिप्लेसमेंट हुआ है तो उनको एसिट्रोम या वारफेरिन चल रही होती है, एंटीकोगुलेंट्स चल रहे होते हैं। तो इन सारी दवाइयों में थोड़ा सा हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में भी ब्रेन में हेमरेज होने का चांस रहता है। हमें कुछ सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन में हेमरेज कर सकते हैं। इसके अलावा एमोलॉइड एंजियोपैथी और भी कई टाइप्स की बीमारी होती हैं, लिवर डिसऑर्डर्स, जो कि ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। ब्रेन में ब्लीडिंग होने से हमारे पास जो कॉमन सिम्टम्स आता है वो ऑल ऑफ अ सडन एक हाथ पांव चलना बंद हो जाना, हेडेक होना, वीकनेस आना, अनकॉन्शियस हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। एंड अगर ये हेमरेज छोटा सा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेन पे प्रेशर नहीं डाल रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर हम लोग उनको मेडिसिन से ही ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये क्लॉट का साइज बड़ा है तो अगर पेशेंट होश में भी है तब भी हम लोग मॉडरेट साइज के क्लॉट को हम लोग सर्जिकल इवैक्यूएशन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे रिकवरी काफ़ी फास्टर रहती है। एंड कई बार पेशेंट जब अनकॉन्शियस हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया एनोरिज्म के ब्लीड्स कई बार इतना सीवियर होता है कि पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एंड कई बार वो जब हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं और हम सब टाइप की मैनेजमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है। एंड एक चीज़ मैं आपको बहुत बताऊंगा कॉमनली, और ये न्यूरो सर्जरी में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, एल्डरली पेशेंट्स में, ओल्ड एज में, जैसे जैसे हमारी कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, कॉर्टिकल एट्रोफी मीन्स हमारा ब्रेन का साइज थोड़ा सा श्रिंक करता है, तो हमारे ब्रेन की जो बोन है और ब्रेन के स्पेस का गैप बढ़ जाता है। बिकॉज ब्रेन श्रिंक हो गया, बोन वहीं की वहीं है, तो जो स्पेस, जो डेड स्पेस क्रिएट होता है, उस डेड स्पेस में वेसल्स फ्री मूव करती हैं। तो उसमें बहुत माइनर ट्रॉमा से भी उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग करके होने लगता है। और एल्डरली में ये काफ़ी, एक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा, ये काफ़ी कॉमनली बनता है। एंड ये हमारे ब्रेन पे मेमोरी वाइज पे इफेक्ट डालता है। मेमोरी, पेशेंट को याद नहीं रहता, छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगता है। तो इवन उसको जैसे मान लीजिए 10-15 दिन पहले चोट भी लगी है, बट अब क्योंकि वो क्लॉट आ गया, क्लॉट ने अपना वो इफेक्ट दिखा दिया कि मेमोरी चली गई, तो पेशेंट ये बताता भी नहीं है कि हाँ उसको चोट लगी थी, क्योंकि चोट उसको लगी थी पहले, उसको पता था, बट वो क्लॉट की प्रेशर की वजह से वो भूल गया। तो वो आप पूछोगे कि क्या कोई चोट लगी थी, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। और जैसे ऐसे कंडीशन में हम लोग स्कैन्स कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ ब्लड जो है वो ब्रेन के चारों तरफ पड़ी हुई रहती है। तो उससे सर्जरी से वो ठीक हो जाता है? हाँ, वो सर्जरी से ठीक हो जाता है एंड उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। सो आई मीन टू से जो ब्रेन हेमरेज है ये बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है। डेफिनेटली। एंड सिमिलरली जो आउटकम है वो भी वास्ट है काफ़ी, बिल्कुल 100% रिकवरी से लेके डेथ तक कोई भी रेंज पॉसिबल है। बट
अच्छा चीज़ ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जैसे जैसे हमारे पास एडवांसमेंट आए हैं और पेशेंट्स जितने अवेयर हो गए हैं, तो जितना जल्दी हमारे पास आता है तो हम ये देखते हैं कि हाँ 70 to 80% में हम लोग काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स दे पाते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास एडवांसमेंट बहुत है, टाइम नहीं है, थिंग्स बहुत थी, बट जाते जाते एक टिप ऐसा जो ब्रेन हमारा स्ट्रांग रहे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हम सही से अगर ट्रीट कराए तो वो ठीक हो जाए, एंड स्पेशली ब्रेन को हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं शॉर्ट में। ब्रेन को शॉर्ट में हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग एडवाइस है। सबसे पहले तो यंगस्टर्स के लिए एडवाइस है कि वो अपना ट्रैफिक में बहुत 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 इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें। एंड टू व्हीलर्स के लिए तो बिल्कुल हेलमेट का यूज इज मैंडेटरी। एंड आई विल से कि दे शुड स्पेंड लेस इन बाइक बट मोर मनी इन हेलमेट। द हेलमेट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एक बार को बाइक की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए कोई बात नहीं, बिकॉज दैट ब्रेन इज प्रेशियस, यू डेफिनेटली। कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम लोग जब यंग्स को देखते हैं, एंड ट्रॉमा काफ़ी कॉमनली यंगस्टर्स में ही काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। 20 22 25 साल के लड़के कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स की इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड देन दे हैड अ हेड इंजरी एंड ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल लाइफ बिल्कुल यू टर्न कर जाती है। डेफिनेटली। सो मेरा एम्फेसिस रहेगा यंगस्टर्स के लिए कि टू व्हीलर्स के लिए कि प्लीज़ वियर द हेलमेट, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी। एंड बच्चों के लिए ये रहेगा कि कोई भी चीज़ होती है ब्रेन से रिलेटेड तो वो इमिडिएटली अपने पेरेंट्स को कंसर्न करें। एंड कुछ भी ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो दे शुड नेवर हेजिटेट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड सीजर्स वगैरह से इतना इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी मच treatable things, and they don't carry any stigma into the society, and society को भी इसको बहुत कहना चाहिए कॉर्डली लेना चाहिए, एंड उनको पूरा स्पेस देना डेफिनेटली। चाहिए। और उन लोगों डेफिनेटली। को जो पेशेंट जो सफ़र कर रहा है उसको ये फील नहीं देना चाहिए कि हाँ ऐसा उसमें कुछ लेक्यूना है, डेफिनेटली। डेफिनेटली। क्योंकि वो जो मोरल बूस्ट होता है ना वो बहुत हेल्प करता है। डेफिनेटली। डेफिनेटली। एंड एल्डरलीज के लिए डेफिनेटली ये जो जैसे मैंने बताया कि बीपी का आप बिल्कुल बिल्कुल से कंट्रोल ध्यान रखिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इफ पॉसिबल ट्राई टू रिड्यूस टू मिनिमम और ऑलमोस्ट नो। जी दैट्स बिल्कुल। इट। थैंक यू सो मच, सच अ ग्रेट थिंग वी हैव डिस्कस्ड हेयर, क्योंकि ऑडियंस को अवेयर करना बहुत जरूरी। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। थैंक यू। नमस्कार।